नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत सबसे पहले आज पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री के दौरे में जो सुरक्षा चूक हुआ है उसी पर है। उसी पर चर्चा करेंगे। किन किन वजहों से ऐसा हुआ होगा, क्या ये कोई साजिश है या एक ह्यूमन एरर है या जानबूझ के किया गया राजनीतिक माइलेज के लिए कोई कुचक्र या कोई राजनीतिक संगूफाबाजी है। क्या क्या हो सकता है, इन्हीं विषयों पर बात करूंगा। आपसे 15-20 मिनट तक रहूंगा। कृपया आप अपना आशीर्वाद बनाए रहें, अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मित्रों, आज की बात की शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि आज दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है और एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा ओमिक्रॉन का पेशेंट पाए गए हैं। मतलब इतने प्रयासों के बाद, करोड़ों रुपया का विज्ञापन खर्चा करके केजरीवाल के ये बताने के बाद कि टीका जरूर लीजिएगा, इतनी बदतर स्थिति हो गई कि एक दिन में 10,000 लोग संक्रमित हो गए। तो ये सरकारों की काबिलियत पर और उनके कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पंजाब के सरकार के कार्यप्रणाली और उसके पुलिसिंग पर प्रश्न उठता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकारें क्या कहती हैं, राजनीतिक दल क्या कहता है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप स्वयं के विषय में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। सबसे जरूरी और सबसे अहम है कि कृपया आप अपने जान का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ से बचें और जो चिकित्सीय क्षेत्र में रहने वाले लोग आपको बता रहे हैं उन्हीं गाइडलाइंस का फॉलो करिए। किसी बकवास में और किसी झांसे में न आए। अब तक के प्राप्त सूचना के अनुसार जो सर्वविदित है कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है भीड़ भाड़ में अपने आप को बचाना। बहुत जरूरत से ज्यादा जरूरत ना हो, इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी ना हो तो आप बाहर ना निकलें। और अगर बाहर निकलने की कोई बहुत अत्यंत आवश्यक हो जिसको टाला नहीं जा सकता तो आप सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। मतलब मास्क उत्तम क्वालिटी का पहने और सर्वोत्तम तरीके से पहने। वो ठोडी पर और नाक के नीचे जो मास्क लगा लेता है आदमी पुलिस के डर से, चालान के डर से, जिस तरह से वो 20 रुपये वाला हेलमेट सर पर रखता है आदमी ताकि पुलिस चालान ना करे, उस वजह से वैसे ना करे। आप ये डरे कि कोरोना है और ये चालान से ज्यादा खतरनाक है। दूसरा क्या है कि नियमित इंटरवल पर हाथ को धोएं। सैनिटाइजर का एक छोटा पाउच अपने जेब में रखें। आजकल छोटा, इतना छोटा और हर तरह के आ रहा है। आप जहां भी बैठे वहां पर सैनिटाइजर का प्रयोग। मैं आपको देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मैंने ये सैनिटाइजर रखा हुआ है क्योंकि मैं बात करता हूं, मोबाइल छूता हूं, मेरे हर जगह, मैं आपको घर में दिखाऊं, हर बैठक के पास मेरे पास सैनिटाइजर का बोतल रहा कि जब भी कोई चीज मुझे टच हो जाता है तो मैं कुछ नहीं करता हूं। देखिए आपको बता दूं, ये देखिए ये हमारा ये, और इससे मैं ऐसे कर लेता हूं और करके आपसे बात करता हूं या कोई भी काम करता हूं, नियमित अंतराल पर ये कर रहा हूं। मैं एक अच्छे हैंड वॉश से हाथ भी धोता हूं 3-4 बार। आप भी कृपया ऐसा करें क्योंकि संसार के लिए आप एक नंबर है, लेकिन परिवार के लिए आप पूरा संसार है। अपने परिवार का संसार ना उजाड़े, भीड़ भाड़ में बचे और राजनीतिक रैलियों में, मंचों पर तो कम से कम बिल्कुल ना जाए। खैर, सबसे जरूरी बात कि आप अपना ख्याल आप ही रख सकते हैं। सरकारें तो सिर्फ नंबर बनाने के लिए, समूफा बताने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए है। आप स्वयं अपने रखवाले हैं और स्वयं की रक्षा आप स्वयं करें। धन्यवाद। अब आते हैं असली बात जो आज दिन भर छाया रहा, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब का दौरा रहा और पंजाब दौरे पर उनके साथ जो सुरक्षा चूक हुआ है उस पर। सुरक्षा चूक के बाद जो समाचारों में आया वो 3 बातें स्पष्ट हुई। सबसे पहली बात,
जो संवैधानिक रूप से संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, मिस्टर चन्नी जी का बयान आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, वो कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, नहीं उनके बिहाफ पर कोई बोला, ना ही उन्होंने ट्वीट किया कि पता चले कि वो लिख रहे हैं कि कोई और लिख रहा है। वो स्वयं साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने पत्रकार वार्ता में जो कहा वो ये कि माननीय प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ था, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे। चूंकि माननीय प्रधान, हाँ डॉक्टर साहब को नमस्कार, डॉक्टर साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। उन्होंने लिखा, राकेश जी नमस्कार, जिसको भारत में डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए, और मैं ऐसा नहीं कहता, पीएम को उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए और पंजाब सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए। केवल मीडिया के द्वारा सहानुभूति लेने की कोशिश। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि अब 15-20 मिनट रहे, आपके सारे आशंकाओं और प्रश्नों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। कितना आपको संतुष्ट करूंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो मेरे विवेक और आपके आशीर्वाद के ऊपर है। लेकिन ये जरूर आप कर सकते हैं कि कम से कम 15-20 मिनट तक कृपया बने रहें, और अगर लगता है कि मैंने सारे प्रश्नों को रख दिया है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आपको नमस्कार। मित्रों, ये डॉक्टर फैजुद्दीन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उच्च पदस्थ अधिकारी थे, और अब अवकाश लेने के बाद जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, और ये एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। रहने वाले बिहार के हैं, हमारे पूर्वांचल के, लेकिन अलीगढ़ में चूंकि सेवारत थे इसीलिए अलीगढ़ में ही अब रहते हैं। ज्यादातर इनका कार्यक्षेत्र अलीगढ़ है। जैसे मैं रहने वाला बलिया का हूं, लेकिन मेरा रहन सहन का कार्यक्षेत्र दिल्ली में है, उसी तरह से डॉक्टर साहब का ये है। बात हो रहा था चन्नी की, तो चन्नी ने कहा कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे। चूंकि हेलीकॉप्टर से उनको जाना था, वो अचानक इन वक्त पर 1 मिनट पहले वो सड़क से जाने का बात कर दी, इस वजह से सुरक्षा को इंतजाम नहीं किया जा सका। चन्नी अपने बातों में विरोधाभास कर रहे थे। जो उनका पत्रकार वार्ता था, हमने पूरा पत्रकार वार्ता समाचार चैनलों पर सुना। जब से प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की बात आई, तब से हमने समाचार चैनल को बदला ही नहीं, बंद नहीं किया। आमतौर पर मैं समाचार चैनल को इतना देर तक नहीं देखता, लेकिन चूंकि मामला हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, इसलिए इसको हाईएस्ट लेवल पर जांच पड़ताल की मांग है। और जब तक मैं चीजों को समझूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, तब तक आपके सामने रखूंगा क्या। तो मामला ये था कि चन्नी साहब ही अपने जो पत्रकार वार्ता में बोले, वो उसमें उन्होंने 2-3 चीज बोला जो खुद में विरोधाभास है। पहली बात, चन्नी साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना था और अचानक कार्यक्रम बदल गया, इस वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, चन्नी साहब ने यह कहा था कि हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हुए थे जो एसपीजी ने मांग किया था। अब यहां पर जो चन्नी साहब नहीं बता पाए वो मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि जिस रूट पर आज हुआ है उस रूट पर किसान थे, ये चन्नी साहब ही बताए। चन्नी साहब ने बताया कि मैं रात में 1 बजे तक किसानों से बात करता रहा, फिर उनको 3 बजे करीब हटाया गया। किसानों ने हमको कहा कि सबसे पहले आप प्रधानमंत्री से मीटिंग का व्यवस्था करें। तो मैंने बोला कि अब 3 बज रहा है, अब 3 बजे कहाँ प्रधानमंत्री फोन उठा पाएंगे। तो 3 बजे फोन नहीं उठाया। मैं हाँ मैं सवेरे करूंगा, मेरे ऑफिस में मिलना चाहो तो मिलो। मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम रात भर किसानों से वार्ता करते रहे और उनको हटाने का प्रयास किए, मेरे कहने पर, पंजाब पुलिस के कहने पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किसान वहां से हट गए। दूसरे तरफ चन्नी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जाना था। जब हेलीकॉप्टर से जाना था तो उनको सड़क पर मनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। वो तो हवा में ऊपर ऊपर प्रधानमंत्री जाते, नीचे वो चिल्लाते रहते, उससे क्या फर्क पड़ता था। आपको मनाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि सभा स्थल पर तो थे नहीं, सभा स्थल से तो बहुत दूर थे। तो आप ये दोनों बात कह रहे हैं कि ये उनको ये भी किया गया था, वो भी किया गया था। मतलब आप स्वयं विरोधाभास बात कह रहे हैं पत्रकार वार्ता में। मित्रों, ये बात पकड़ने वाले हैं। आप सब ने भी प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक, मैं हमला नहीं कह रहा, मैं इतनी हल्की शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं हमला नहीं, मैं सुरक्षा चूक ही कह रहा हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित है। वो सुरक्षित होंगे भी क्यों नहीं, दुनिया की सबसे टॉप सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं और देश के सबसे टॉप कमांडोज उनको अपना सुरक्षा व्यवस्था देते हैं। तो उसको सुरक्षित होने का तो ना सुरक्षित होने का तो प्रश्न ही नहीं है।
विपिन ने लिखा है कि किसान के, ऐसा है विपिन, ये वाला मामला किसानों का नहीं है, ये वाला मामला सुरक्षा में चूक का है और सरकार के रवैये पर है। ये किसान और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए इसको डिटेल मत करो। मैं अभी इस बात का उत्तर नहीं दूंगा। तो चन्नी साहब का स्वयं कहना था कि मैं रात के 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे तक लगा रहा और मेरे कहने से, पंजाब पुलिस के कहने से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से वो किसान उठे। तो जब उठ गए तो दोबारा कैसे आ गए? पहली बात। दूसरी बात, जो सुरक्षा का व्यवस्था होता है माननीय प्रधानमंत्री के रूट का, वो मैं भी कई बार माननीय प्रधानमंत्री के रूट के चक्कर में रोडों में फंसा हुआ हूं। आपको बता दूं कि जब हम लोग यूपी भवन में जाते हैं अपने नेताओं को मिलने के लिए, किसी को मिलने के लिए, तो कई बार हमारी गाड़ियां टोल करके मैं आता हूं, नीचे पता चलता है गाड़ी उठा ली गई है। तो वहां के जो पुलिस वाले होते हैं बताते हैं कि ये वीआईपी रूट लगा था, इस वजह से आपकी गाड़ी अंदर पड़ी हुई है, जाके ले जाइए, कहीं कोई चालान नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री का रूट रोड से करीब करीब 2 किलोमीटर अंदर, 1.5 किलोमीटर अंदर में सर्विस लेन है, जहां पर ये यूपी भवन, बिहार भवन, ये सब जो भवनें पड़ती है, वहां पर कोई विजिटर गाड़ी खड़ा करता है तो उठा ले जाते हैं और भवनों का गेट बंद हो जाता है और वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है। इतनी दूर तक कॉर्डन अप कर दी जाती है हवा जवा का। और पंजाब में किसान आ गए, वो भी 10, 20, 50 ट्रैक्टर के साथ, और पंजाब पुलिस को पता नहीं चला। दूसरा, चरणजीत सिंह चन्नी का यहाँ झूठ उजागर होता है क्योंकि एसपीजी ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उस रूट का डेमो किया था कल, जिस रूट पर आज ट्रैक्टर आए हैं। मतलब प्रधानमंत्री के 3 वैकल्पिक रास्ते चुने जाते हैं, 2 हवाई मार्ग के और 2 सड़क मार्ग के और एक विशेष मार्ग, गुप्त मार्ग, जिसको बताया नहीं जाता। मतलब 3 वैकल्पिक रास्ता होता है। 2 वैकल्पिक रास्ते पर तो डेमो होता है कि भाई जाएंगे तो कौन कौन सुरक्षा व्यवस्था होगा, कहाँ कोई कमी हो रही है, कहीं कोई और क्या व्यवस्था दी जानी चाहिए, ये सुरक्षाकर्मी समझते हैं। और एक वो अपने दिमाग में रखते हैं कि इसके अलावा ये भी हो सकता है जिस पर डेमो नहीं होता वो मॉनिटर होता है, ये व्यवस्था है। भारत के एक प्रधानमंत्री थे, उनके साथ काफिले में चलने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजगीर था सम्मेलन, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी तब प्रधानमंत्री एसपी सुरक्षा में थे और हम उनके साथ ही राजगीर पटना से सफर किए थे। तो हमने देखा था व्यवस्था के दूर दूर तक कोई गाड़ी का आना जाना, किसी आदमी का जाना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जैसा सुरक्षा व्यवस्था था। फिर ये 150 ट्रैक्टरों को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? अब जान लीजिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था होती कैसी है। देखिए, जो एसपीजी की रट लगाई जा रही है नेताओं के द्वारा, वो एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन देती है, रूट की डायरेक्शन नहीं देती। रूट का डायरेक्शन राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस देती है। प्रधानमंत्री का दौरा होगा, महीना दिन, 2 महीना, 10 महीना, 1 महीना, 2 महीना, जितना दिन पहले पड़ जाएगा, एसपीजी वो प्रधानमंत्री के कार्यस्थल और आने का विवरण बता देगी। वो स्थानीय पुलिस बताएगी कि आप फलाना जगह से इस मार्ग से और ऐसे ऐसे आ सकते हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं, यहाँ से सड़क मार्ग से जा सकते हैं, या सीधे सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। ये सारा वहां के स्थानीय पुलिस करती है। 2-3 जगह डमी हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाया जाता है ताकि अगर कोई आदमी कुछ साजिश रचना चाहे तो वो कंफ्यूज रहे कि मैं कहाँ रचूं, किधर करूं, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ भी उतर सकता है, वहां भी उतर सकता है, वहां भी उतर सकता है। ये जानबूझ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा सुरक्षाकर्मी करते हैं, ये होता रहता है। तो रास्ता कौन सा हो, रूट कौन सा हो, ये करना, ये सोचना, ये स्थानीय पुलिस का काम है। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सब लोगों को ध्यान में नहीं आया है, जहां जिस इलाके की घटना है उस इलाके में कांग्रेस का विधायक है जो एक समाचार चैनल पर बोल रहा था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पहले अमित सिंह का भी बड़ा महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता है, मेरे बलिया कर होने वाले हैं। आप करें कि क्या इसमें कुछ मंत्रालय और केंद्र का दोष नहीं है? गृह मंत्रालय, अमित मैं बता रहा हूं, गृह मंत्रालय रास्ते की सुरक्षा नहीं देती। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री के रूट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं होती। रूट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, जिस राज्य में प्रधानमंत्री का दौरा होता है।
प्रधानमंत्री जहां, जैसे दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री अपने घर में और आवास में होते हैं तो घर और आवास दो जगह की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी की होती है और घर से आवास आने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की होती है। हालांकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के जिम्मे है, इसलिए ये गृह मंत्रालय के जिम्मे आता है। लेकिन यही अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेवारी होगी, बिहार में जाएंगे तो बिहार पुलिस की जिम्मेवारी होगी, असम में जाएंगे तो असम पुलिस, मतलब जहां जाएंगे वहां का जिम्मेवारी होगा। इसलिए वो जो सुरक्षा में चूक हुआ है वो पंजाब पुलिस की चूक है। खैर, अब बात करते हैं वो जहां का ये घटना है, वहां पंजाब में कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस के विधायक ने एक बात बड़ा कहा और वो टेक्निकल रूप से भी बड़ा सही कहा। विधायक जी ने कहा कि भाई जब प्रधानमंत्री का पंजाब में दौरा हुआ है तो वहां के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कैंप करनी चाहिए थे उस इलाके में, डे टू डे नहीं मिनट टू मिनट का मॉनिटर करना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री का कभी भी कभी भी रूट बदल सकता है तो उसका जरूरी इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन बजाय डीजीपी उस इंतजाम करने का वो एक सजायाफ्ता कैदी को लेकर के अपनी गाड़ी में घूम रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लुकआउट वारंट जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ने के लिए पुलिस को सम्मन दी है और डीजीपी स्वयं अपने गाड़ी में बैठा के उसको घूम रहा, जिस पर बलात्कार जैसा संगीन अपराध है और भी कई अपराधों में बुक है। मतलब ये दूसरा ही एंगल है। मतलब बलात्कारी को गाड़ी में लेके घुमाने में सुरक्षा चूक का क्या मतलब है? मतलब ये कोई और बड़ी साजिश और कुछ और बड़ी बात है। कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा भीड़ नहीं जुटा पाई इसलिए प्रधानमंत्री नाराज हो गए। भीड़ न जुटा पाई वो एक अलग मैटर है और प्रधानमंत्री का पर हमला की साजिश या उनके रूट में डिस्टर्बेंस, ये दोनों अलग अलग मैटर है। क्योंकि अगर वहां पर 10-20 लाख होते तो क्या वो पैराशूट से उतर के प्रधानमंत्री आते? प्रधानमंत्री जाने का तो रास्ता ही है। एक सज्जन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से काहे नहीं गए। वो कमअक्ल इंसान है, उनको पता नहीं है कि अभी कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर गए थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पर अचानक मौसम बदल गया और बारिश आ गई, इसलिए उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। तो फिर तुरंत उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने उनको बैकअप की व्यवस्था दिया कि आप कानपुर से सड़क मार्ग तक लखनऊ जाए और लखनऊ में आपका जो विशेष विमान खड़ा है, जो किसी भी स्थिति में उड़ने, चलने, दौड़ने और फ्लाई करने की काबिलियत रखता है, तो आप उससे सफर करें। अचानक एकाएक प्रोग्राम बना और एकाएक उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने लखनऊ से लेकर के कानपुर तक 250-300 किलोमीटर के सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया। घंटा भी नहीं लगा कॉर्डन ऑफ करने में, और कहीं कोई सुरक्षा चूक नहीं हुआ, कोई सड़क पर नहीं आया। जबकि वहां से यहां भी किसान है, कांग्रेस है और विरोधी भी है। और रहा कहां तक अचानक की बात थी, तो मेरा हेडिंग है कि क्या पाकिस्तान से बदतर स्थिति पंजाब की हो गई है। अभी आपको याद होगा 2015 में माननीय प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान की यात्रा करने चले गए थे। नवाज शरीफ के पोते की शादी थी, वो विदेश से आ रहे थे, दुबई या अमेरिका से, कहीं से, मुझे ध्यान शायद अमेरिका से आ रहे थे। जब वो रास्ते में आए तो उनको जहाज में बताया गया कि भाई नवाज शरीफ के पोते की शादी है और उनका जन्मदिन भी है। तो बोले कि भाई पड़ोसी प्रधानमंत्री और ऐसा है तो हमको चलना चाहिए। उनके सुरक्षा वालों ने कहा कि जी पाकिस्तान को सूचना दे दिया जाए। बोला चलो सुरक्षा दे देंगे, वो तामझाम में लग जाएंगे, बेटी की ब्याह कर रहे हैं, वो अचानक चले गए। मतलब पाकिस्तान में अचानक प्रधानमंत्री के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट उतरने से लेकर के वहां तक आने तक की व्यवस्था सब कुछ आनंद फान में की गई, कोई सुरक्षा बीच नहीं हुआ। जबकि वहां आईएसआई फौज में है, वहां के सेना में है और वहां के सब में आईएसआई है, जो प्रधानमंत्री को मारने की रात दिन साजिश कर रही है। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकी हमारे सुरक्षा और हमारे भारत के बाहुबल के आगे। लेकिन पंजाब उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास सभी मौसम में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है। ये वही हेलीकॉप्टर है जो सभी मौसम में उड़ता है, MI-17A, जिससे अभी जनरल बिपिन रावत साहब का दुखद देहांत हुआ है। जब से ऐसा हुआ है, हमारे सुरक्षा वाले लोग किसी तरह का चूक करना या किसी तरह के रिस्क लेना नहीं चाहते हैं हाई सिविल अथॉरिटी के साथ। इसमें एक ही चीज महत्वपूर्ण है, हमला नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे कि हमला ना हो, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुरक्षा में चूक और सुरक्षा पर राजनीति तो जरूर हो रही है, चाहे वो राजनीति भाजपा की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, अकाली की तरफ से हो, या
सरकार के स्तर पर हो, सरकार की रवैया और सरकार की व्यवस्था लापरवाही भरा है और हल्केपन का सबूत दे रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और पंजाब भी इसी देश का हिस्सा है। पंजाब के प्रधानमंत्री कोई और नहीं है, वो भी नरेंद्र मोदी ही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब वो कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह के प्रधानमंत्री हैं और उनका सुरक्षा व्यवस्था देखना पंजाब की भी जिम्मेवारी है, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुआ है, हम उसको हमले के रूप में देखेंगे। क्यों देखेंगे वो थोड़ी देर में आपको समझा देता हूं। मित्रों, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो किसान आंदोलन है, ये जो अभी चल रहा है, ये किसानों के द्वारा नहीं है। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ना तो ये किसान आंदोलन है, ना ही किसानों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। ये देशद्रोहियों का एक हथियार बन गया है, जिसमें भोले भाले किसानों को आगे मोहरा बना करके उनके साथ पीछे सकुरी की तरह से शिखंडी की तरह से आगे खड़ा करके पीछे से कोई आदमी भिकामा पर हथियार चलाने का प्रयास कर रहा है। ये कई बार देखा गया है। हमारे पुलिस बल को उकसाने का, पुलिस बल के हाथ से फायर करवाने की कई बार प्रयास हुआ है। 2-3 उदाहरण तो आपको सामने बता देता हूं। 26 जनवरी को दिल्ली लाल किले को अपमान करने की घटना है, आपने देखा। पुलिस को मारा गया, पुलिस पर हमला किया गया ताकि पुलिस गुस्से में आ करके कोई बल प्रयोग कर दे और हम देश दुनिया में भारत को बदनाम करें और खालिस्तान को के आग में घी डालने का काम करें, उसके आंदोलन को और ज्यादा हवा दे कि देखिए पंजाबियों को पीट दिया गया, गोली मार दी गई, जनरल डायर बन गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की संयम, और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा संयम की परिचय दिया दिल्ली पुलिस ने, जो खुद जख्मी होते रहे लेकिन उन्होंने कहीं कोई बल प्रयोग नहीं किया। उस संयम के बाद वो सब फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर वो दिल्ली पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाने लगे। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। एक आदमी को जिंदा काट करके टांग दिया गया ताकि यहां पर भी कोई बल प्रयोग हो, उस पर भी कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। तो एक आदमी को बेअदबी के नाम पर मार दिया गया, उस पर भी कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। तो आए दिन इस तरह की छोटी और हल्की हरकतें की गई ताकि बल प्रयोग हो। जब ये सब कुछ नहीं हुआ और थक हार करके हुआ कि आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर हम रोड पर आ जाते हैं तो गोली जरूर चल जाएगी, क्योंकि ये सुरक्षा मैनुअल में लिखा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों को अगर 1 मिनट भी आशंका, जैसे वो 15-20 मिनट तक माननीय प्रधानमंत्री सड़क पर खड़े रहे, अगर उसमें से वहां की भीड़ चल देती भीड़ के रूप में, तो सुरक्षा कर्मियों को मजबूरी में गोली ही मारना पड़ता, क्योंकि उनके सर्विस में यही लिखा है। अगर वो गोली नहीं मारते तो उनके जो आला कमान थे, वो एसपी जी के, वो सबके सबको सस्पेंड कर देता, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि भाई वीआईपी को बचाना हर हाल में जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए कितना लोग मर जाए। तो एक सोची समझी साजिश तो जरूर रची गई थी। 20-25 ट्रैक्टरों को ले आकर के सड़क पर पार्क कर दिया गया था ताकि प्रधानमंत्री की गाड़ी सुरक्षित है। बम का हमला नहीं हो सकता, गैस का हमला नहीं हो सकता, बुलेट का हमला नहीं हो सकता, लेकिन उड़ के जाने की तो काबिलियत उसमें नहीं है, जाती तो सड़क पर ही। और जब एक सड़क जो 4 लेन 5 लेन 6 लेन भी अगर सड़क होगा, उसमें 20-25 ट्रैक्टर को आड़े तिरछे खड़ा कर दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री का गाड़ी कैसे जाता, कहां से जा पाता? मतलब उनको घेर के मारने की साजिश थी, आतंकवादी भी करवाई थी। कम से कम उनको ये तो बात पता था कि प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में बैठे हैं उसको उड़ा देने की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन कम से कम वो ऐसी सिचुएशन को खड़ा कर देना चाहते थे जिसमें पुलिस बल को फायर करने पर मजबूर होना पड़ता, क्योंकि उनको जैसे लगता कि प्रधानमंत्री की गाड़ी पर हमला हो रहा है और प्रधानमंत्री को हमला हो रहा है, वो लोग फायर कर देते तो 10-20 लोग मर जाते, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ थी और जिस तरह का उनके पास हथियार था, वो तो एक गोली मारते वो 4-5 लोगों को घायल करता हुआ आगे निकलता है, क्योंकि बहुत खतरनाक हथियार से लैस होते हैं वो। और एक बार बटन दबाने में 90-80 गोली छूटती है, तो 90-80 गोली 90-80 लोगों को घायल करेगी, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा था। जिस तरह से टेनी वाले कार्यक्रम में, जहां उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था लखीमपुर में, वो रोड पर आ करके उनके गाड़ी पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया गया, और वो बेचारा जब अपना जान बचाने के लिए भागा तो 2-3 लोग उसमें कुचल करके मार दिए गए, या भीड़ में लोगों ने धक्का दे दिया उनकी गाड़ी के आगे, जिससे वो कुचले गए, जिसको आज तक विपक्ष विदित रहा है कि जी गाड़ी से कुचला। क्या उस तरह की कोई साजिश थी कि प्रधानमंत्री के काफिले के अंदर आओ और सुरक्षा बल को गोली चलाने पर मजबूर कर दो, ताकि बाद में हवा बनाई जाए कि पुलिस
ने पंजाब के लोगों को मारा है और जो खालिस्तानी जो चाह रहे थे उसको बल मिलता और उसको हवा मिलता। इसलिए आज 3 प्रश्न आपके सामने छोड़ जाता हूं। पहला प्रश्न कि क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन, धरना और मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या लोकतंत्र को बंधक बनाने का भी अधिकार है? इस तरह से सड़कों को जाम करके, वीआईपी को रोक करके, उनके जान को सांसद में डाल करके अपने बात मनवाने को लोकतांत्रिक तरीका बोलते हैं कि फासिस्ट तरीका बोलते हैं? दूसरी की लोकतांत्रिक तरीका का एक अधिकार या एक सीमांकन होना चाहिए कि नहीं, कि आपको कहां कहां तक अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, किस हद तक आप जा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा विचार हो कि ना हो। दूसरा कि लोकतंत्र में आखिर किस हद तक छूट मिलनी चाहिए लोगों को सड़कों पर उत्पात मचाने का, और सरकारों को भी इस विषय में विचार करना चाहिए कि भाई कोई आदमी मांग रहा है तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर उसको हाँ और ना कहो, या तो हाँ कहो तो उसका मांग मानो, नहीं तो उसको बलपूर्वक हटाओ। कि आप वोट के लालच में कि अगर कहीं इनको पीट पाट के हटा दिए तो ये हमारा वोट बैंक बदल जाएगा, मतलब आपको वोट की चिंता है, देश की कोई चिंता नहीं है। ये मैं नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा इंगित करके कह रहा हूं कि जो दिल्ली के सीमाओं पर किसान 1 साल से बैठे थे, उसमें दिल्ली वासियों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा ये तो प्रधानमंत्री को पता नहीं, क्योंकि वो अपने तो सर्व सुरक्षित घर में थे। परेशानी में तो हम थे ना, जहां आधे घंटे का रास्ता मुझको 6 घंटे में पूरा करना पड़ता था। शाहीन बाग में जो महीनों तक एक रास्ता को रोक करके 3 राज्य को डिस्टर्ब किए हुए थे, जहां मुझे 15 मिनट लगता था नोएडा जाने में, वहां 8 घंटा लगता था। तो परेशानी में मैं हो रहा था, प्रधानमंत्री थोड़े थे। प्रधानमंत्री अपना ऑफिस में बैठ कर मजे ले रहे थे कि चलो दिल्ली का चुनाव होने वाला है, इसमें कुछ लोग नाराज होकर हमको वोट देंगे, कुछ लोग समर्थन करके हमको वोट देंगे। मतलब आपको वोट की लालच है, देश की लालच नहीं है, देशवासियों की लालच नहीं है, देशवासियों का चिंता नहीं। इस विषय पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जरूर जारी होना चाहिए। अब आजकल कोर्ट ही सारा कर रही है, जिसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में टकराव हो और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण हो। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमेशा लोकतंत्र को मानने वाला आदमी हर स्तंभ को स्वतंत्र और मजबूत चाहता है। मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, मजबूत हो, निष्पक्ष हो और अपने कार्य में पारंगत हासिल करके दक्षता से अपना काम करे, निष्पक्षता से काम करे। उसी तरह से कार्यपालिका भी अपने काम को निष्पक्ष, तटस्थ और मजबूती से काम करे, एक दूसरे में अतिक्रमण ना करे। लेकिन इस तरह के विचार का एक प्रश्न तो उठेगा ना कि भाई आखिर किस हद तक प्रदर्शन करने, किस हद तक मांग करने और कहां तक मांग करने की छूट दे देनी चाहिए। क्योंकि नेता लोग तो आपके बात को मजबूरी में मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर मांगने की दिखावा तो जरूर करेंगे। क्योंकि अगर किसानों पर गोली चलवाने की बात आ जाएगी तो देश में उग्रवाद बढ़ जाएगा और किसान भी दब जाएगा। और किसान मांग क्या कर रहा है जान लीजिए, वो कह रहा है कि मेरा सड़ा गला, महका, बदबूदार और खराब अनाज हो, उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदिए। चाहे मेरा अनाज सड़ा हो, मेरा अनाज गला हो, मेरा अनाज बेकार हो, भैया तो जानवर के खाने भर का भी ना हो, लेकिन आप गेहूं मेरा 40 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये जो तय कर दे उस रेट में आपको खरीदना नहीं करना है। मतलब किसान इस बात का आंदोलन नहीं कर रहा है कि मेरी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, जो जिसका जितना बढ़िया प्रोडक्ट हो उस बढ़िया रेट पर हो, नहीं, वो कर रहा है चाहे मेरा अनाज सड़ा निकले, आपको इसी रेट पर खरीदना है। ये एक तरह से गैर कानूनी मांग नहीं है। तो क्या लोकतंत्र में मांग की परिभाषा तय नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या मांगना है? मतलब कल को मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को फांसी पर लटका दीजिए और मुझे प्रधानमंत्री बने, मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं, इस पर मुझे सीधे गोली नहीं मार देनी चाहिए कि मैं लोग डरते रहे कि नहीं भाई राकेश ने मांग तो किया है, चाहे उचित अनुचित चर्चा करिए, ये क्या उचित मांग है? इस विषय पर विचार जरूर होना चाहिए। किसान एमएसपी की मांग करता है, जहरीले पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर रोक को मांग नहीं करता। जहरीले रसायन में जिसे अब बच्चे को कैंसर रहा है, उस पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, इस पर मांग नहीं करता। जैविक खेती को बढ़ावा दे, सरकार कोई मदद दे, इस पर मांग नहीं करता। किसान का मांग टोटल बेबुनियाद, गैर कानूनी और देशघातक है। इस विषय पर कोई आज तक चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसको वोट बैंक बिगड़ जाने का खतरा है।
चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को गोली नहीं चलवाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगा दें या हमला कर दें, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, अगर लाठी गोली चला देंगे तो पंजाब में वोट नहीं पाएंगे। मतलब उनको अपने वोट की चिंता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता नहीं है, देश की आन बान शान की चिंता नहीं है। इन सब चीजों की स्पष्ट व्याख्या और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो जाए, चाहे वो न्यायपालिका से हो, कार्यपालिका से हो या विधायिका से हो, तभी जाकर के देश में होगा। देशवासियों को जिस तरह से जरूरी सेवाओं पर एस्मा लगाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर सरकार ने एस्मा लगा दिया तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो पुलिस पर एस्मा लगा है, पुलिस प्रदर्शन नहीं कर सकती, विरोध में काली पट्टी लगाएगी। मेडिकल व्यवस्था में एस्मा है, हड़ताल पर जब सरकार को लगेगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो एस्मा लगा देगी। एस्मा लगा देगी तो डॉक्टर लोगों को मजबूरी में आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसी तरह की कुछ एस्मा की व्यवस्था प्रदर्शन को होनी चाहिए कि आप अगर जरूरी उचित मांग पर मांग नहीं करते तो आप पर एस्मा लागू हो जाएगा, और जरूरत से ज्यादा समय तक अगर आप मांग कर रहे हैं तो आप पर एस्मा लग जाएगा। इस कुछ चीजों पर स्पष्ट मांग हो जाए, लेकिन मांग करेगा कौन? जिसको मांग करने के लिए हम संसद में भेजे हम तो अपने फायदे की बात कर रहा है, तुम्हारे विषय में सोच ही नहीं रहा। तुम्हारे विषय में तो सिर्फ चुनाव टाइम में सोचता है, तुम्हारी बात करता है, लेकिन सदन में जाने के बाद पार्टी लाइन की बात करता है, पार्टी भीड़ के अंतर्गत काम करता है। इस देश में जानते कितना विरोधाभास है। वो आता है तो कहता है कि आपके लिए मैं बात करूंगा, आपके लिए सड़क बनाऊंगा, स्वास्थ्य बनाऊंगा, लंबी चौड़ी फेस दिखाता है, और जब वो चुन करके सदन में चला जाता है तो फिर उस पर पार्टी व्हिप लागू हो जाता है। मतलब भाजपा का अगर एमपी है तो भाजपा का व्हिप नहीं मानेगा तो उसकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। मतलब चुन के आपने भेजा है, लेकिन बात वो भाजपा का करेगा, चाहे वो आपके विरुद्ध हो या पक्ष में। एक कई चीजें हैं जिसको हम सब नहीं समझेंगे तब तक लोकतंत्र में जिलेबी बनाने जैसा चीज है, पहले मुर्गी है पहले अंडा, इस तरह का है हमारा लोकतंत्र। इन सब विषयों पर स्पष्ट दिशा निर्देश हो, और अगर नहीं होगा तो इसका ईश्वर मालिक है। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि परमपिता परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री को लंबी उम्र दे, स्वस्थ दे, और कानून व्यवस्था पर सोचने की शक्ति दें, क्योंकि हमारा कानून व्यवस्था अब बहुत ज्यादा लचर पत्थर और वाहियात होता जा रहा है, और ये सब सुरक्षा कर्मियों के लापरवाही से या कमजोरी से नहीं हो रहा है, इन नेताओं की नपुंसकता से हो रहा है, गंदी राजनीति से हो रहा है, ओछी राजनीति से हो रहा है, जिसको अगर तुरंत काबू नहीं पाया जाएगा तो ये देश हिरिया बनते देर नहीं लगेगी, देश को खंड खंड होते देर नहीं लगेगी। बचा लीजिए देश को, क्योंकि ऐसा वाहिद देश दुनिया में कहीं नहीं है, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।